अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये वाला जो चैप्टर है अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। इसमें चैप्टर में से हर साल हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, मेन टॉपिक है हमारे पास, मेन टॉपिक ऑफ कंटेंट जो है वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ना डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो होते क्या है, बेसिकली कौन सी रिएक्शन जो उन्हें हम रिवर्सिबल कहते हैं, और डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। बेसिकली रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शन उनके लिए हमारे पास लॉ होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ये हमारे पास सेकंड मेन टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। कोई भी हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा तो उसका हमने क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो भी हम देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से लिख सकते हैं। और उसके लास्ट में हमने जो टॉपिक देखना, टॉपिक नंबर 4 हो जो होगा हमारे पास, होगा बस इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत क्या है, बेसिकली हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना हमारे पास ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या होती है। फिर उसके बाद देखिए इक्विलिब्रियम जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास केमिकल रिएक्शन में होते हैं, या फिर हमारे पास हमारी जो नेचुरल लाइफ है वहाँ पर भी होता है। हमारे यहाँ भी हमारी नेचुरल लाइफ जो होती है वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो दो तरह के हमारे पास प्रोसेस जो होते हैं, उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो इस ज़मीन के ऊपर क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज ड्यू टू द पॉसिबल ऑफ टू ड्यू टू द पॉसिबल ऑफ टू रिएक्शन दैट आर इन इक्विलिब्रियम। वन इज दैट हमारे पास एक जो हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन, एंड सेकंड वन आ जाता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखें कि हमारे पास जो दो रिएक्शन है, एक को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, एक को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन दोनों के दरमियान क्या आपस इक्विलिब्रियम होने की वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग है। हम कहते हैं ये हमारे पास पौधे अब देखिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास नेचुरल फिनोमिनाज में भी इक्विलिब्रियम हो रही है। हाँ बिल्कुल, नेचुरल फिनोमिनाज में भी हम इक्विलिब्रियम हो रही है। अब देखिए भी इंसान जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज करें वो प्लांट के लिए क्या एसेंशियल है, उनको जिंदा रहने के लिए। जैसे इंसानों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से हमारे पास प्लांट होते हैं, उनको भी जिंदा रहने के लिए उनकी भी जो लाइफ गैस है तो वो होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन रिलीज करे, इंसान रिलीज करे, मीन ह्यूमन बींग्स रिलीज करें, एनिमल्स रिलीज करें। और कौन से प्रोसेस के जरिए रिलीज करें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए। कौन से प्रोसेस के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए। और उसी दौरान हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो भी गैस रिलीज करते हैं, वो जो गैस होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन गैस होते हैं। और वो कौन से प्रोसेस के जरिए हमारे पास रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। अब देखिए भी ये दो प्रोसेस जो है हमारे पास क्या होते हैं, नेचर के अंदर हो रहे हैं। और नेचर के ये दो प्रोसेस की वजह से हमारे पास जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर क्या है, आपस एग्जिस्टेंस है। क्योंकि अगर इन दो प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस की हमारे पास स्पीड क्या बढ़ जाती है और एक प्रोसेस की स्पीड क्या जाती है, कम हो जाती है, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास नेचुरल के अंदर वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल आजकल के दौर में हमारे पास काफ़ी सारे लोगों को सांस लेने का मसला होता है, क्योंकि उनको क्या एस्थमेट की क्या होती है हमारे पास, वो जो उनके डिजीज होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है उनको सांस लेने में। अब वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारे दौर के अंदर क्या होता है, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे पास प्लांट्स वगैरह हैं उनकी कटिंग हो रही है, उनकी तादाद कम होती है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं इंसान, उनकी तादाद क्या बढ़ रही है। हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा रिलीज करें मगर उसके नतीजे में मिलने वाले हमारे पास ऑक्सीजन उसकी कंसनट्रेशन कम है। तो एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बढ़ रही है, तो उस वजह से हमारे पास बैलेंस में क्या डिस्टर्बेंस आ जाती है। और इसी तरह से हमारे पास जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना होते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास लेक्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास गैसेज होते हैं, पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होते हैं हमारे पास। अब उन दो डिजोल्व गैसेज में से बाजू का ये होता है कि हमारे पास, हम सुनते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मछलियाँ जो किसी तालाब के अंदर या फिर हमारे पास किसी भी जगह के ऊपर क्या करके मर जाती है। तो वो किस वजह से मर जाती है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट गैसेज के जो कंसनट्रेशन थे उनके अंदर क्या थे, चेंज, या तो कंसनट्रेशन अचानक से बढ़ जाती है या फिर कंसनट्रेशन क्या अचानक से कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बाजू का लेक्स वगैरह में, या जो हमारे पास फिशिंग हाउस होते हैं वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी मछलियों की डेथ वगैरह किस वजह से, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर एलजी वगैरह की जो ग्रोथ होती है वो होती है, जो एलजी वगैरह होती है वो डिकम्पोजिशन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होगी हमारे पास, तो वैसे हमारे पास फिशेज वगैरह या फिर हमारे पास और एक्वेटिक एनिमल्स हो जाए, ऑटोमेटिकली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास भी, हमारे पास नेचुरल फिनोमिना है, हमारे पास नेचर के अंदर किस तरह से बैलेंसिंग है, किस तरह से इक्विलिब्रियम है। अब देखिए बिफोर वी जंपिंग टू द इक्विलिब्रियम
chemical equilibrium, reversible and irreversible chemical reaction. First we understand the two terms that is हमारे पास जो आ जाती है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और रिएक्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है ना, अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन जनरल से रिएक्शन है, इसमें A प्लस B ये मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में हम कोई भी रिएक्शन तो कोई ना कोई एक या दो चीज़ें मिल रही होती है और उनके मिलने से या उसके टूटने से क्या बन रहा है, बस नई चीज़ बन रही है। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए एंड बी ये दो मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, सी एंड डी बना रहे हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, ए एंड बी को क्या कहेंगे, सी एंड डी को कहेंगे। मीन ए एंड बी है इन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट। मीन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई चीज या तो मिल रही है दूसरी चीज के साथ या फिर क्या है डीकम्पोज हो रही है, तो उस चीज को बेसिकली हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और इसी दौरान केमिकल रिएक्शन के अंदर बनने वाली जो नई सब्सटेंस होती है, नई चीजें होती है, उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए ए एंड बी के मिलने से हमारे पास क्या बन रहा है, सी एंड डी बन रहे हैं, तो इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ये हमारे पास क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब देखिए भी केमिकल रिएक्शन में हमें दो चीज़ों के बारे में पता है। एक हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, दूसरे हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। या फिर हमसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर डिफाइन रिएक्टेंट डिफाइन प्रोडक्ट। अब हम इसको देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होती हैं। प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। इनके केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई बनने वाली सब्सटेंस, तो नई बनने वाली जो चीजें होती हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस that are formed during a chemical reaction is called प्रोडक्ट। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई बनने वाली चीजें तो उन्हें बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। नई बनने वाली सब्सटेंस उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह से हम रिएक्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, अब देखिए रिएक्टेंट हमारे पास बेसिकली वो सब्सटेंस है जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान एक दूसरे के साथ मिल रहे थे या फिर डिकम्पोज होकर नई सब्सटेंस बना रहे हैं, उन सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन, इसमें ए एंड बी जो इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट की। क्यों रिएक्टेंट, क्योंकि ये मिलकर हमारे पास क्या बना, एक नई चीज बना रहे हैं। तो यही बात हम कहेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन the substance that combine are called reactant। मीन कि ऐसा हमारे पास केमिकल जिसमें जो हमारे पास सब्सटेंस है वो मिल रही है या फिर क्या हमारे पास डीकम्पोज हो रही है, उन सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें H2 प्लस O2 ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं। अब देखिए भी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। अब देखिए ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में हमने बताना है कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन सी सब्सटेंस है, प्रोडक्ट कौन सा। अब देखिए ये वाली जो सब्सटेंस है ये जो मिल रही है इन्हें हम बेसिकली क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, भी रिएक्टेंट हो जाएंगे, इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। ये वाली दो सब्सटेंस इनको बेसिकली क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक नई सब्सटेंस बना रहे हैं, इस वजह से हम कहेंगे रिएक्टेंट। और ये जो नई बनने वाली सब्सटेंस है हमारे पास H2O, इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट। अब देखिए भी ये हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, ये हमारे पास क्या, प्रोडक्ट है। अब देखिए बाज़ अगर बच्चे को पता चलता है जब केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो हमें पता किस तरह से पता है कौन सी सब्सटेंस हमारे पास रिएक्टेंट है, कौन सी हमारे पास सब्सटेंस प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान सिंगल एरो हेड लगा होगा, मीन कि सिंगल एरो हेड लगा होगा,
तो मीन की ऐसी चीज़ जिसके पास हमारे पास एरो हेड का टेल होगा उन्हें हम बेसिकली क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जिनके पास हमारे पास क्या होगा, हेड होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट कहेंगे। अब बाजों का तो हमारे पास कहते हैं कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, डबल एरो हेड होता है, मीन की इस तरह से, ये हाफ एरो हेड इस तरह से, और ये हाफ एरो हेड जो है यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए इसमें हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से, प्रोडक्ट कौन से थे। इसमें हमने देखना कि जो सब्सटेंस हमारे पास हमारी लेफ्ट साइड पर होंगे उन्हें हम बेसिकली क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो हमारी राइट साइड पर होंगे उन्हें हम बेसिकली क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब वहां से देखें तो ये हमारे पास कौन सी साइड है, जहाँ पास लेफ्ट साइड हो जाती है, और ये कौन सी साइड है, जहाँ पास राइट साइड हो जाती है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट क्या आता है, प्रोडक्ट है। पहले बेहतर तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास जो सब्सटेंस मिल रही है उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नहीं बने वाले सब्सटेंस उन्हें प्रोडक्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बच्चे को नहीं पता चलता तो फिर इस तरह से भी आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ सब्सटेंस जो हमारे पास रिएक्टेंट है और कौन सी जो सब्सटेंस हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने 2 डेफिनेशन कवर किया और साथ हमने देखा नेचुरल रिएक्शन, नेचुरल हमारे पास प्रोसेस के अंदर किस तरह से इक्विलिब्रियम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपना रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या होती है। अगर यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।